नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने मेरठ की एक और घटना लेकर आया हूँ। बात 11 जून 2018 की है। सवेरे की बात थी। मैं और डीएम अनिल ढींगरा कांवड़ यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में कांवड़ यात्रा का जो अल्टरनेट रूट है नहर के किनारे वाला, जो पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से चलने लगा है, वहाँ साइट इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे। तमाम और अधिकारी भी साथ में थे। उस मार्ग पर काफ़ी लंबा मार्ग है, हमारे ख्याल से 10-12 किलोमीटर का होगा। उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं रहती है। हर साल प्रशासन को उसमें बिजली की व्यवस्था करानी होती है। नहर चलती रहती है, गंग नहर, और उसी बीच में कांवड़ियों का इस पटरी से होकर जाना और फिर उधर से लौटना। बड़ी संख्या में कांवड़िए जाते हैं बिना बिजली के। अगर कोई घटना हो जाती है तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम दोनों लोग साथ ही चलते थे, साथ ही गाड़ी में भी थे। अचानक मोबाइल पर डायल 100 का फ्लैश आया। डायल 100 सेवा उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। इधर काफ़ी दिनों से बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पहले ये डायल 100 यानी जो गाड़ियाँ आपको सड़क पर दिखाई पड़ती थी उसमें 100 नंबर लिखा होता था, 100 लिखा होता था। सामने की तरफ भी, बगल भी, पीछे भी, ऊपर शीशे में भी, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि ये मदद के लिए हैं। अब उसको 112 कर दिया गया, क्योंकि इंटरनेशनली इमरजेंसी का जो नंबर था वो 112 था। पूरे कंटिनेंट में, पूरे सभी देशों में इस समानता के लिए कि लोग ये जानें कि 112 नंबर पर किसी इमरजेंसी पर कॉल किया जा सकता है, इसको 100 नंबर से बदल कर अब 112 कर दिया गया। गाड़ियों में जो लिखा रहता था 100 नंबर, उसे अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सबके सामने से, सबकी आंखों के सामने से ये गुजरी होंगी गाड़ियाँ जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उसका सिस्टम ये है कि इसका बहुत बड़ा कंट्रोल रूम लखनऊ में है। उनमें इन सभी गाड़ियों की जीपीएस लोकेशन दिखाई पड़ती है कि ये गाड़ी हमारी कहाँ है। इन गाड़ियों के लिए एक नियत स्थान होता है ताकि उसके पास की आबादी की किसी समस्या को वो तत्काल अटेंड कर लें या चले जाएं। ये भी प्रावधान है कि अगर वो जीपीएस पे दिखाई दे रहा है कि किसी पर्टिकुलर इलाके में कोई सूचना आई है और वहाँ की जो व्हीकल है, इनोवा व्हीकल्स दी गई हैं, छोटी गाड़ियाँ भी दी गई हैं, टू व्हीलर्स, अगर वहाँ पर वो व्हीकल जो उनको मिली है या जो स्टेशन है वो किसी दूसरी घटना को अटेंड करनी गई है, तो सबसे पास जो गाड़ी होगी उसको सूचित किया जाएगा, कि उसको मैसेज किया जाएगा कि ये घटना हुई है। जब आप कोई भी डायल 100 किसी भी मोबाइल नेटवर्क से डायल करेगा तो वो फ़ोन लखनऊ में उठाया जाएगा। आपकी जो सूचना है उसकी कैटेगरी सॉफ्टवेयर में सामने कंप्यूटर में दिखाई पड़ेगी। उसकी कैटेगरी का मतलब है जैसे दंगा है, हत्या है, चोरी है, बलवा है, आत्महत्या है, डकैती है, उसकी कौन सी कैटेगरी है। फिर उस सूचनाकर्ता से या उस डायलकर्ता से या उस मोबाइल होल्डर से ये पूछेगा ऑपरेटर, आप इस समय कहाँ हैं, ये कितनी दूर है थाने से। छोटी मोटी बातें जो वो अपनी व्हीकल को बता सके वो पूछ लेती है, और उसकी बताई हुई इस छोटी सी बात को ट्रांसक्रिप्ट में मैसेज में बदल के और संबंधित को वो मैसेज सॉफ्टवेयर में है कि अगर जैसे बहुत बड़ा, बहुत सीरियस क्राइम है तो वो इंस्पेक्टर को भी जाएगा, सर्किल ऑफिसर को भी जाएगा, एडिशनल एसपी को भी जाएगा, एसएसपी को भी जाएगा, डीआईजी को भी जाएगा। अगर सिर्फ आत्महत्या है तो वो सिर्फ और सिर्फ एसओ यानी संबंधित इंस्पेक्टर को जाएगा। तो इस तरह कैटेगरी बनी हुई है, और कैटेगरी में जैसे ही वो एसएमएस होता है, एसएमएस पर आते हैं ये संदेश, तो उसका जो फ्लैश आता है उस पर उसकी हेडिंग्स, यानी हत्या है कि किडनैपिंग है कि बलवा है, क्या है, वो पता लग जाता है। और जैसे ही उसका नोटिफिकेशन में अगर साउंड ऑन है तो नोटिफिकेशन आते ही ये पता लग जाता है कि डायल 100 का कोई नोटिफिकेशन आया है। भीड़ भाड़ में कभी कभी ये कम सुनाई पड़ता है नोटिफिकेशन,
उस दिन चूंकि हम लोग गाड़ी में थे, 2 ही लोग थे, तो नोटिफिकेशन जैसे ही सुनाई पड़ा, उसको पढ़ा, उसमें कॉलर का नंबर भी दिया हुआ था। उसको कॉलर से मैंने बात की और कॉलर से पूछा कि भाई क्या घटना हुई थी। उसने बताया कि साहब एक आदमी यहाँ खेतों में, एग्रीकल्चर फार्म था, तो उसमें खेतों में काम कर रहा था। पहले एक आदमी आया, फिर 2 आदमी आया, फिर धीरे धीरे वो 3-4 आदमी हो गए। पहले कुछ बात करते रहे, फिर अचानक गोलियां चलने लगीं। बचने के लिए वो आदमी खेतों में ही भागने लगा और उसे दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गईं। थोड़ी देर बाद वे सभी चले गए और उनके जाने के माध्यम के बारे में पूछा गया। उसने कहा सर संभवतः मोटरसाइकिल रही थी 2, क्योंकि उसके स्टार्ट होने की या वो स्टार्ट खड़े होने की उसकी वो महसूस हुआ था। बाकी तो और भी लोगों से पूछने पर पता लगेगा। मैंने उससे पूछा कि पुलिस पहुंची? उसने कहा नहीं सर अभी नहीं पहुंची है, लेकिन डायल 100 जो पास की है मोबाइल, वहाँ से फ़ोन आया था कि आपने ये सूचना दी थी। मैंने उनको बताया कि हाँ दी थी। उन्होंने जगह पूछी कि किस किस रास्ते से कैसे पहुंचा जाए, और जब मैंने जगह बता दी तो उन्होंने कहा बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, कोई और समस्या तो नहीं है? उसने कहा नहीं साहब कोई समस्या नहीं है, जिन्होंने हत्या की है वो गोली मार के भाग गए हैं। उसने ये भी बताया कि साहब इंस्पेक्टर का भी फ़ोन आया था, थोड़ी देर में वो भी पहुंच रहे हैं। मैंने इंस्पेक्टर हस्तिनापुर को फ़ोन किया तो उसने कहा साहब मैंने भी डायल 100 की SMS की सूचना देखी है और मुझे भी अभी भी पता लगा है, मैं चल दिया हूँ, थोड़ी देर में मौके पर पहुँच के बताऊँगा। थोड़ी देर में मौके पर पहुँच के उसने बताया कि साहब अभी पहचान नहीं हो पाई है और लोग आ रहे हैं, लेकिन इसका मोबाइल भी इसके पास ही था और अभी मैं डायल करके कोशिश करता हूँ, उस पे जो नंबर्स हैं उनसे पूछता हूँ ये नंबर किसका है, और तब तक लोग पहचानने वाले आ रहे हैं, जल्दी पहचान हो जाएगी। पहचान की समस्या इसलिए भी नहीं है कि जिस आदमी ने सूचना दी है उसने बताया कि आदमी अक्सर इसी फॉर्म पे आता है अपनी खेती बाड़ी के सिलसिले में। मोबाइल से बात करते ही मृतक की शिनाख्त हो गई। जिस किसी को डायल किया उसने लास्ट डायल नंबर या लास्ट रिसीव नंबर पे जब डायल करिए तो बता देते हैं कि साहब ये मोबाइल फलां का है। तो ये पता लगा कि मृतक का नाम शील चंद्र सन ऑफ मोहनलाल, रेजिडेंट ऑफ भीमनगर थाना हस्तिनापुर का है और इसकी उम्र कोई 45 वर्ष होगी। थोड़ी देर में ही पूरा परिवार आ गया, कोहराम मच गया, रोना पीटना मच गया। शाम को थाना हस्तिनापुर में मृतक शीलचंद के भाई श्यामवीर सिंह जाटव, उन्होंने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR कराई अपने भाई की हत्या के सिलसिले में। जिन 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लिखवाया, नामजद कराया, उसमें सोनू सन ऑफ मुस्तकीम, रेजिडेंट ऑफ शेखपुर थाना हस्तिनापुर, दूसरा इकराम वो भी शेखपुर का, अली रज़ा नगला चांद का, अनाज मंडी नगला चांद हस्तिनापुर, और वीर सिंह ये भी अनाज मंडी नगला चांद हस्तिनापुर का रहने वाला था। पूरा वाक़या FIR में उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे था और गवाहों के नाम भी दिए कि साहब हम यहाँ से देख रहे थे, वो वहाँ से देख रहा था, ये लोग आए और फिर एक ने ललकारा और एक ने बताया पकड़ लो, एक ने कहा कि साहब गोली चला दो और फिर उसको गोलियों से मार दिया। सर्विलांस वालों ने अपना काम, बॉडी वहाँ से तुरंत पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। थानाध्यक्ष हस्तिनापुर से सारी डिटेल ले ली गई। मौके पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो व्हीकल होती है वो पहुंच गई, डॉग स्क्वाड पहुंच गया और क्राइम ब्रांच के लोग पहुंच गए और उन्होंने बेसिक काम जो है टावर ID निकालना, ये निकालना, जो दोबारा उन्हें आना पड़ता वो सब पहले से ही निकाल के रख लिया। हालांकि हर केस में टावर ID की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ही ब्लाइंड केस या ऐसे केसेस जिनके बारे में आगे बहुत पता नहीं होता है, उनके लिए ये टावर ID की ज़रूरत है। लेकिन एहतियातन गंभीर घटना के मौके की टावर ID क्राइम ब्रांच वाले या सर्विलांस वाले ले लेते हैं। 3 दिन बाद जब मर्डर का रिव्यू हुआ तो SP सिटी और SP RA और ASP और जो सर्विलांस वाले थे उन्होंने मुलजिमों की सभी CDR निकाली
और रिव्यू के समय बताया कि CDR के देखने से ये पता लगता है कि ये 4 के चारों मुलजिम जो नामजद किए गए हैं, इनमें से कोई भी उस दिन मौके पर नहीं था। फिर उसी में जैसे ज्ञान बांटने वाले हर टीम में होते हैं, किसी ने ज्ञान बांटा कि अरे साहब, हो सकता है ये लोग प्लान बना के चले हों और अपने अपने मोबाइल अपने अपने घरों पर छोड़ आए हों। ये भी हो सकता है। और अगर उन्होंने नामजद कराया है और तो फिर इनको जेल भेजने में क्या दिक्कत है? कोर्ट डिसाइड कर देगी कि ये सही नामजदगी थी कि गलत नामजदगी थी। लेकिन प्रिंसिपली सिद्धांततः किसी भी व्यक्ति को हत्या जैसे गंभीर अपराध में जेल भेजना ये उचित नहीं होता है, क्योंकि हत्या में जेल जाने वाले की ज़मानत मुश्किल होती है, और अगर वो बेकसूर है और 4-6 महीने जेल रह लिया तो उसके दिमाग में पूरे सिस्टम के बारे में बहुत ही ख़राब छवि घर कर जाती है, जिसको निकलने में बहुत वक्त लगता है। खैर, उसको ये बताया गया कि भाई आप इनको सबको बुलवा लीजिए। उनका सब पूछताछ सबसे हो गई है, सब अपनी अपनी लोकेशन, तो उनका आप इनको बुलवा लीजिए। ये अपनी लोकेशन जहाँ जहाँ बता रहे हैं, कोई घर पे बता रहा है, कोई बाज़ार में बता रहा है, वहाँ सबके बयान नोट करिए कि कितने बजे थे, कै बजे खाना खाया, कितने बजे निकले। और अगर कोई वहाँ से आने जाने का रास्ता है तो CCTV फुटेज से भी ये जानकारी कर लीजिए, इनकी बात जस्टिफाई हो रही है कि नहीं, कि वो कितने बजे, कि वो कब से कब तक कहाँ पे थे। खैर, उसको 1 दिन लगा, उसको भी 5-4 लोगों का वेरीफाई कराया गया, और फाइनली शाम को इस निष्कर्ष पर पूरी क्राइम ब्रांच और पूरी टीम पहुंची कि ये नामजदगी गलत की गई है, ये गलत लोगों को नामजद किया गया है, और जो पूरी कहानी FIR में लिखाई गई है वो झूठी है। जब ये बात तय हो गई तो कहा गया भाई ये असली वाले पकड़िए, ये नकली थे। फिर जैसे रेजिस्टेंस होता है, आदमी को लगता है कि हम 3-4 दिन से इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर वही बात ज्ञान वाली शुरू हुई कि साहब, जब वादी कह रहा है, मृतक का भाई कह रहा है कि साहब इन 4 लोगों ने मारा है, तो इनको ये बुलाने से आ भी जा रहे हैं, इनसे हम बार बार बुला के पूछताछ भी कर रहे हैं, ये आ जाएंगे, इन्हें जेल भेज दीजिए, अपना मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, विवेचना ख़त्म हो जाएगी, ये जाएं कोर्ट में अपना साबित करते रहें कि हम थे कि नहीं थे। लेकिन फिर भी ये कहा गया कि नहीं, ये गलत है, और आप सही सही आदमी का पता करिए कि किसने मारा है, क्यों मारा है। क्योंकि हर हत्या के पीछे कारण होते हैं, मैंने पहले बता रखा है, जर जोरू और ज़मीन। 99% केसेस में इन्हीं तीनों में से कुछ होता है, 1-2% कहीं इधर उधर के कारण पाए गए हैं। इधर जब 4-5 दिन हो गया तो मृतक के समर्थन में जो नेता हैं या उनके परिवार के लोग हैं, उनके मोहल्ले के लोग हैं, ये सब भारी दबाव बनाने लगे, थाने का घेराव किया, थाने के सामने प्रदर्शन किया, CO साहब के दफ्तर में हल्ला गुल्ला किया, SPRA के यहाँ और मेरे यहाँ भी आके उन्होंने कि साहब पुलिस कुछ नहीं कर रही है, नामजद मुलजिम हैं, इनको जेल नहीं भेज रही है, ये खुलेआम घूम रहे हैं, गवाहों को धमका रहे हैं। ये एक लाइन है जो बिल्कुल सेट है, इसी लाइन से दरखास्तें आती हैं, इसी लाइन से लोग कहने वाले कहते हैं कि साहब पुलिस मुलजिम नहीं पकड़ रही है, मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं और गवाहों को धमका रहे हैं, फिर किसी की हत्या हो जाएगी। इस तरह की बातें वो करते हैं। आदमी, पुलिस वाला भी थोड़ा सा अचकचा जाता है कि अरे कुछ हो गया तो फिर हमारे ऊपर आएगी। तो ये लगता है कि जिसको नामजद किया है उसको भेज ही दीजिए। लेकिन एडमेंट थे हमारे ASP भी और SPRA भी कि नहीं साहब, सही सही भेजा जाएगा, गलत आदमी को जेल भेजना ये उचित नहीं है। फिर वहाँ कहा गया कि अच्छा ठीक है, नए सिरे से काम शुरू करने के लिए इन सभी मुलजिमों के और मृतक के परिजनों के, इन दोनों के नंबर अब लगवा लीजिए। अगर ये सही मुलजिम हैं तो ये ज़रूर कहीं न कहीं बातचीत में बात आके अटकेगी कि इन्हीं लोगों ने किया है, और अगर इनके बारे में और कुछ पता होगा घर वालों को तो घर वाले बताएंगे कि जो इन पे शक है वो सही है कि गलत है। बातचीत में, आपसी बातचीत में और कॉन्फिडेंशियल बातचीत में आदमी इन बातों को बता ही देता है। दोनों नंबर, दोनों चारों मुलजिमान के वो घर में उनके परिवार के जो क्लोज़ लोग थे, साथ रहते हैं, उनके नंबर लगवा लिए गए। कॉल आने लगी और सुनना शुरू किया। घटना 11 तारीख की थी, 11 जून की। 17 की रात में जो हमारे कर्मचारी सुनते हैं इसको क्राइम ब्रांच में,
उन्होंने 17 की रात में 12:30-1 बजे के आसपास मृतक की पत्नी कविता की कॉल सुनी। कविता एक व्यक्ति से बात कर रही थी और बातचीत से लगा कि इस आदमी से कविता के पुराने और अंतरंग संबंध हैं। उसी रात में उसने कई बार फ़ोन किया। उस आदमी ने भी किया और इसने किया, और बात का जो संदर्भ था वो प्रेमालाप ही था। उस समय तो खैर उसने नहीं बताया, लेकिन सवेरे उठते ही उसने एसपीआरए को और बाकी लोगों को बताया कि साहब इस तरह से है। एएसपी ने और एसपी ग्रामीण ने दोनों ने क्राइम ब्रांच जाके इस कॉल को सुना। दोनों अपना माथा पकड़ के बैठ गए कि अभी इसके पति के मरे हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुए हैं और इस तरह की बातें वो किसी दूसरे से कैसे कर रही है। सबसे पहले ये कहा गया कि फ़ौरन पता करो कि आदमी है कौन जिससे इस तरह की बात ये महिला कर रही है। उस आदमी के मोबाइल रिकॉर्ड्स को, कैफ को, उसको मंगा के देखा गया। 3-4 घंटे में ये पता लग गया कि उस आदमी का नाम था प्रदीप, सन ऑफ धूम सिंह, रेजिडेंट ऑफ पाली, थाना हस्तिनापुर। हमको ये बताया गया कि साहब इस तरह से ऐसी बात उस महिला की इस पुरुष से हुई है और अभी 13वीं भी नहीं हुई उस व्यक्ति की, और इस तरह से प्रेमालाप पूरी रात इस महिला ने उस प्रदीप से किया है। यही डिसाइड हुआ कि इन दोनों को फ़ौरन क्राइम ब्रांच ले आइए। ऐसा लगने लगा कि कुछ शायद इन्हीं के बीच में हमें हमारी जानकारी या हमें अपने काम की चीज़ मिल जाए। कविता और प्रदीप को क्राइम ब्रांच लाया गया। थोड़ी देर की मशक्क़त के बाद ही, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कविता टूट गई। कविता ने ये बताया कि साहब जो इसमें नामजद हैं सोनू और इकराम, इनके खिलाफ़ कोई 7-8 महीने पहले मैंने एक रेप का मुकदमा लिखवाया था। झूठा मुकदमा था, और रेप का मुकदमा लिखवाने पे चूँकि महिला अनुसूचित जाति की थी, कुछ पैसा मिल जाता है, और हमें उम्मीद थी कि ये लोग समझौता करने के नाम पर हमें पैसा देंगे, और हुआ भी यही। मुकदमा ख़त्म करने के लिए जो पीड़िता है उसके पक्ष में एफिडेविट देने का 6.5 लाख रुपए इन लोगों से वसूले गए, ऐंठे गए, और उसी 6.5 लाख से फिर एक सफारी गाड़ी खरीदी गई। उसका ये कहना था कविता के कि हमारे और प्रदीप के संबंध इसी बीच में बहुत गहरे हो गए। हम लोग उसी सफारी गाड़ी से कहीं कहीं घूमने चले जाते थे। थोड़े दिन बाद ही कविता के पति शीलचंद को इस रिश्ते की या इस संबंध की भनक लग गई। घर में बवाल हुआ, तूफान मच गया, और शीलचंद ने कहा कि आज के बाद से ये आदमी मेरे घर में दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। ये बात प्रदीप के सामने ही कही गई। प्रदीप को ये बात बहुत बुरी लगी, और बात कविता को भी बहुत बुरी लगी। फिर वो ज़्यादातर समय घर पे रहने लगा। फ़ोन कॉल पे जो बातचीत करती थी उस पर कान लगाना शुरू किया। यानी वो तरह तरह से टोका टाकी अपनी पत्नी की करने लगा। उसे शक था कि ये उससे ही बात करती है। एक दिन फिर किसी काम से जब शीलचंद बाहर गया हुआ था तो कविता ने प्रदीप को बुलवाया, और कविता ने कहा कि देखो, ऐसे रोज़ रोज़ की किचकिच हमें पसंद नहीं है। ये रोज़ तमाशा कर रहा है, तुम्हारा आना बंद हो गया, हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, गाड़ी से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ये हर जगह पीछा करने लगा है, और मैं ये चाहती हूँ कि इसको रास्ते से निकाल दो। अपने रास्ते से इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग मिल नहीं पाएंगे। और ये रोज़ रोज़ का जो झगड़ा टंटा घर में लगा रहता है, ये अच्छी बात नहीं है। प्रदीप ने ये बात तुरंत मान ली। उसने कहा ठीक है, हम 2-1 लोगों का और इंतज़ाम करते हैं, और फिर उसके बाद इसको रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन अगर फंस गए हम लोग तब क्या होगा? फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसको क्या जवाब दिया जाएगा। जो बात चोरी छिपे चल रही है वो सबके सामने उजागर हो जाएगी। कविता ने फ़ौरन उसको एश्योर किया, उससे कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सफाई से काम करो, इतना ध्यान रखो
कि वो जिंदा ना रहने पाए। बाकी मेरे दिमाग में है, मैं 4 लोगों को नामज़द कराऊंगी। 2 तो वही सोनू और इकराम जिनसे पैसे वसूले गए थे। 2 और हैं वहाँ जो पैसे वाले हैं, अलवी जिसका नाम मैंने बताया था, उसका नाम है अली रजा और वीर सिंह। तो प्रदीप ने पूछा कि इनको नामज़द कराने से या इनसे क्या मतलब है। बोले देखो, झूठा नामज़द कराएंगे हम लोग, पुलिस इनको बताएगी कि हाँ तुम झूठे नामज़द हो, कोई और असली है, फिर ये फिर एफिडेविट के लिए आएंगे जैसे बलात्कार के मुकदमे में आए थे, और फिर कहेंगे कि मेरे लिए एफिडेविट बना दो, नहीं तो हमें जेल जाना होगा, पुलिस इनको जेल भेज देगी। तब इनसे चारों से 10-10 लाख रुपए एफिडेविट देने के इनके पक्ष में हम वसूल लेंगे, ये मेरा काम है। ये 40 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे, हम लोग आराम से कहीं घूमेंगे, टहलेंगे या कोई काम शुरू करेंगे। बात प्रदीप को भी के भी दिमाग में आ गई। घटना वाले दिन यानी 11 जून को प्रदीप अपने साथ मेहंदी हसन, अभिषेक और नितिन को लेके कविता के यहाँ पहुँचा। फ़ोन से पता कर लिया कि वो नहीं है घर में, खेतों की तरफ, अपने फार्म हाउस की तरफ, फार्म की तरफ गया हुआ है। 2 मोटरसाइकिलों पे ये 4 लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ कविता से कहा कि आज हम काम बिल्कुल फाइनल कर देंगे, आज उसे किसी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कविता ने उनको फिर सावधान किया कि ध्यान रखना, कच्चा काम मत करना, जब मारना तो पूरी तरह मारना, कच्चा काम करोगे बहुत बवाल होगा और बड़ी मुश्किल होगी। ये चारों वहाँ गए और चारों ने फिर उसको, जैसा कि चश्मदीद ने बताया था, पहले एक गया, फिर 2 गया और प्रदीप सबसे बाद में गया, क्योंकि प्रदीप को वो पहचानता था। अभिषेक और नितिन पहले गए और उससे कोई पता पूछने के बहाने, किसी का नाम पता पूछने के बहाने उसको इंगेज किया। फिर पीछे से प्रदीप आ गया। प्रदीप को देखते ही शीलचंद कुछ ठिठका, लेकिन इसके पहले कि वो और सावधान होता, प्रदीप ने उसे गोली मारी और बाकी लोगों ने भी दौड़ा दौड़ा के गोलियां मारनी शुरू कर दी। इसका ये बयान सुन के हम सभी लोग सकते में आ गए कि किस तरह से अपने पति को मरवाने के लिए, और ऐसा भी नहीं था कि इन दोनों में कोई अलग अलग रहते हों, एक ही घर में रहना, एक ही जगह खाना, कोई तलाक या कोई दुराव या कोई लड़ाई झगड़ा, सिर्फ प्रदीप को लेके जो कुछ हुआ था वो हुआ था। इसीलिए शायद पुलिस वालों ने जब पूछताछ की थी। और दूसरा ये देखिए कि थाने पर जब मुकदमा लिखाने गई थी अपने जेठ के साथ या अपने देवर, उनसे शायद बड़े भाई थे मृतक से, सबसे ज़्यादा दहाड़े मार कर रोने वाली यही महिला थी। बार बार बेहोश होकर गिर पड़ रही थी। महिला कांस्टेबल्स उसके मुंह पे छींटा मार रही थी, महिला कांस्टेबल्स उसको पानी पिला रही थी। बड़ी जेन्युइन सी बात थी कि पति मरा है, इसलिए इसका रोना बिलखना जायज़ सा लग रहा है, सही सा लग रहा है, लेकिन वो सब ड्रामा था, सब नाटक था। उसी दिन प्रदीप, मेहंदी हसन सन ऑफ लियाकत अली नगला चांद, अभिषेक रेजिडेंट ऑफ पाली और नितिन, इनके साथ कविता वाइफ ऑफ शीलचंद, इन 5 को 19 जून को जेल भेज दिया गया और 20 जून को इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। खचाखच भरे हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। महिला को प्रेस के सामने उपस्थित नहीं कराया गया, वो गाड़ी में थी। बाकी तीनों से एक एक करके सवाल पूछे गए। प्रदीप तो थोड़ा रिपेंट भी कर रहा था, वो कह रहा था साहब मैं अंधा हो गया था, इसने कहा, और मैंने अपना ही नुकसान किया, कुछ इस तरह की बातें उसने की। लेकिन स्वीकारा कि कैसे कैसे इन लोगों ने उसका शीलचंद की हत्या की थी, उसका मर्डर किया था। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।